क्या हुआ? नहीं कर सकता। अब मुझसे ये नहीं होगा। मुझे किसी और मर्द के साथ भी बच्चा पैदा। और हम जो कर चुके हैं उसके लिए अगर आपको अफसोस है तो ये कहानी कोनी रेड नाम की एक लड़की की है जिसकी शादी एक कंजर्वेटिव सोच रखने वाले फैमिली के एक लड़के क्लिफर्ड चैटर्ली से हो जाती है। क्लिफर्ड चैटर्ली एक सोल्जर होता है। वर्ल्ड वॉर 2 के जंग के दौरान चोट लगने के कारण वह अपाहिज हो जाता है। इसके चलते उसके शादीशुदा जिंदगी में परेशानी आ जाती है। लेडी चैटर्ली को अपने ही पति के गेम कीपर यानी कि जो पक्षियों को पालता है उससे प्यार हो जाता है, लेकिन उनके इस प्यार को कई चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। कहानी की शुरुआत में हमें कोनी रेड और क्लिफर्ड चैटर्ली की शादी के फोटोशूट को दिखाया जाता है। दोनों इस शादी से बहुत खुश होते हैं। कोनी अपनी बहन हिल्डा से इसी बारे में बात कर रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि कल सुबह क्लिफर्ड जंग पर चला जाएगा। कोनी को क्लिफर्ड उसके अपने फैमिली जैसा कंजर्वेटिव सोच रखने वाला लड़का नहीं समझती है। वो उसे काइंड, प्रोग्रेसिव और मॉडर्न सोच रखने वाला इंसान समझती है। इस बात का पता उसे तब चला जब उसने उसे अपने एक्स जर्मन बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था। क्योंकि ये बात वर्ल्ड वॉर के पहले की थी, इसीलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। कोनी उसके साथ अपने आप को सेफ महसूस करती है। हिल्डा को उसकी बहुत फिक्र होती है क्योंकि उसे लगता है कि कोनी को बहुत आसानी से किसी से भी प्यार हो जाता है। यहाँ एक और बात पता चलती है कि हिल्डा का भी एक जर्मन बॉयफ्रेंड था, लेकिन कोनी का जर्मन बॉयफ्रेंड अब मर चुका होता है। तभी वहाँ पर क्लिफर्ड आ जाता है। क्लिफर्ड और कोनी दोनों साथ में मेहमानों को अटेंड करने के लिए नीचे जाते हैं। वहीं पर क्लिफर्ड के पिता सबके सामने एक मजाक करते हुए कहते हैं कि इन्होंने शादी हमारे खानदान को वंशज देने के लिए किया है। इस बात पर सभी हंस पड़ते हैं। अब वे दोनों एक रोमांटिक डांस करते हैं। रात को क्लिफर्ड अपने पिता की कहे हुए बातों को याद करके हंसे जा रहा होता है। इसी बात पर कोनी पूछ लेती है कि क्या उसे बच्चे चाहिए। इस पर वह कहता है कि उसे बच्चे चाहिए, लेकिन दुनिया के लिए नहीं बल्कि उनके अपने लिए। और तब जब कोनी इसके लिए तैयार हो, अब दोनों किस करने लगते हैं। जैसे ही दोनों इंटीमेट होने लगते हैं तभी क्लिफर्ड रुक जाता है। उसे कल जंग में जाने का ख्याल सता रहा होता है। इस पर कोनी आज रात कुछ ना करने की सलाह देती है, पर क्लिफर्ड इन सब बातों को इग्नोर कर देता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे क्लिफर्ड जंग पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। कोनी उसे स्टेशन तक छोड़ने आना चाहती थी, पर क्लिफर्ड उसे रोते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए वह अकेले ही कोनी को बाय बोलकर जाने लगता है। जाते हुए वह उससे वादा करता है कि वह रोज उसे लेटर लिखेगा। उसे कोनी से दूर जाते हुए बहुत दुख हो रहा होता है। अब हमें आधे साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वे लंदन छोड़कर अपने गांव रैग्बी क्लिफर्ड के फैमिली के पुश्तैनी हवेली में आ जाते हैं। वर्ल्ड वॉर के जंग में क्लिफर्ड को चोट लगने के कारण वह अब अपाहिज हो गया होता है। वह नौकरों को अपनी बीवी से मिलवाता है। घर की हालत ठीक नहीं होती, इसीलिए वह और नौकरों को हायर करने के लिए कहता है। क्लिफर्ड के अपाहिज होने के कारण नौकरानी उसे सलाह देती है कि उसे नीचे के लाइब्रेरी वाले कमरे को ही बेडरूम बना लेना चाहिए। उसे भी यह आइडिया पसंद आता है। वह अब एक राइटर बन गया होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्लिफर्ड के डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी लाश इसी लाइब्रेरी में मिली थी। उसे लगता है कि उसके अपाहिज होने की खबर के कारण ही उसके पिता को हार्ट अटैक आ गया होगा। कोनी उसे ऐसा सोचने से मना करती है और उसकी हिम्मत बढ़ाती है। क्लिफर्ड उसे इस कमरे के ठीक ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाने का आइडिया देता है। कोनी हवेली में घूमने लगती है। वह अब उसी कमरे में जाती है जहां उसे रहने के लिए क्लिफर्ड ने कहा था। वहाँ क्लिफर्ड के पूर्वजों की तस्वीरें टंगी होती है। अगले सीन में दोनों साथ में होते हैं। दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। तभी क्लिफर्ड एक्टिव होने की बहुत कोशिश करता है, पर उससे अब नहीं हो पा रहा होता है। वह हार मानकर कोनी से कहता है कि अब उससे नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट डे क्लिफर्ड और कोनी जॉब के लिए एप्लीकेशन रिसीव कर रहे होते हैं। क्लिफर्ड को ओलिवर मेनर्स का एप्लीकेशन मिलता है। उसे पता चलता है कि वह आर्मी में लेफ्टिनेंट रह चुका है, साथ ही जंग से पहले वह यहाँ भी काम कर चुका है। इन सब बातों से क्लिफर्ड प्रभावित होकर उसे गेम कीपर के जॉब पर रख लेता है। कोनी भी काफी लोगों को जॉब पर रख लेती है। इतने सारे नौकरों के होने के बावजूद भी क्लिफर्ड सिर्फ कोनी को ही अपनी मदद करने देता है। धीरे धीरे वह ठीक भी हो रहा होता है, लेकिन उनके रोमांटिक रिश्ते में कोई सुधार नहीं आता। वह हर समय नॉवेल पे काम करते रहता है और कोनी भी नॉवेल को एडिट करके उसकी नॉवेल कंप्लीट होने में उसका साथ देती है। कोनी को अब यहाँ की शांति काटने लगती है। वह अपने लंदन वाले पुराने दिनों को बहुत मिस करती है, पर वह हालात के आगे समझौता कर लेती है कि उसे अब ऐसे ही जीना पड़ेगा।
उसके पास कोई और चारा नहीं है। घर में पार्टी होती है, पर फिर भी सभी के बीच वह अपने आप को अकेला महसूस कर रही होती है, क्योंकि उसके कोई फ्रेंड्स उसे मिलने नहीं आते, शायद उसके बदकिस्मत नसीब के कारण। एक दिन कोनी क्लिफर्ड से कहती है कि वह कुछ दिनों के लिए अपनी बहन हिल्डा के पास लंदन जाना चाहती है, लेकिन क्लिफर्ड अकेला हो जाने के डर से वह हिल्डा को ही यहाँ बुला लेने के लिए कहता है। इस बात से कोनी नाराज हो जाती है, पर वह उसके सामने जाहिर नहीं करती। वह वॉक पर निकल जाती है। घूमते घूमते वह एक नहर के पास पहुँचती है और वह पानी में पत्थर फेंकने लगती है। तभी वहाँ पर एक पालतू कुत्ता आ जाता है। उसका मालिक उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। कोनी उस नहर के बारे में क्लिफर्ड को बताती है। क्लिफर्ड को वह नहर याद होता है, पर उसे अफसोस होता है कि अब वह वहाँ पर कभी जा भी पाएगा कि नहीं। कोनी बहुत मुश्किल से उसे बाथटब में लेटाती है। क्लिफर्ड उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब करने में बहुत गुस्सा आता होगा ना। उसे यह भी लगता है कि काश वह जंग में मर ही जाता। कोनी उसे ज़्यादा सोचने से मना करती है और ताज़ा हवा अंदर आने के लिए खिड़कियाँ खोल देती है। आज 1 मई का डेट होता है। आज के दिन सारे कारखाने बंद होते हैं। क्लिफर्ड उसे एडवाइस करता है टेबलसेल जाकर मेला देखने के लिए। कोनी टेबलसेल जाने के लिए निकल जाती है। वहाँ पर सभी उसे अच्छे से विश करते हैं। वहाँ पर उसकी मुलाकात मिसेस फ्लिंट नाम की एक औरत से होती है। वह इस गांव की स्कूल टीचर होती है और उसके पति क्लिफर्ड के फार्म में काम किया करते हैं। तभी वहाँ से लेबर्स का एक ग्रुप आंदोलन करते हुए गुजर रहा होता है। मिसेस फ्लिंट से उसे पता चलता है कि वे माइंस में काम करते हैं। वे अपने गांव में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इससे उनके मालिक उन्हें काम से निकाल देंगे, इसलिए वे दूसरे गांव में जाकर प्रोटेस्ट करते हैं। मिसेस फ्लिंट उसे अपने फार्म में आने के लिए इनवाइट करती है। नेक्स्ट डे क्लिफर्ड कोनी को एक जगह दिखाने के लिए अपने साथ ले जाने लगता है। तभी बीच रास्ते में उसकी चेयर फंस जाती है। उनका गेम कीपर मिलर्स वहीं से गुजर रहा होता है, तो वह उनकी हेल्प के लिए वहीं रुक जाता है। क्लिफर्ड उसे अपनी वाइफ से मिलवाता है। मिलर्स चेयर को कीचड़ से निकाल देता है। क्लिफर्ड कोनी को मिडलैंड के वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस पर लेकर आता है। इस जगह को एक वारिस ना दे पाना, यह बात उसे बहुत खलता है। कोनी अपना कंसर्न जताती है। इस पर क्लिफर्ड उसे किसी और आदमी से प्रेग्नेंट होने का सजेशन देता है। यह बात सुनकर कोनी को हंसी आ जाती है। उसे लगता है कि क्लिफर्ड उसके साथ मजाक कर रहा है, पर वह इस बात को लेकर सीरियस होता है। यह सब करने के लिए कोनी साफ साफ मना कर देती है, पर क्लिफर्ड उसे समझाते हुए कहता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वह बच्चा क्लिफर्ड के बेटे के नाम से ही जाना जाएगा, लेकिन उसका एक शर्त होता है कि वो इंसान ब्लू ब्लड ही होना चाहिए, क्योंकि ये रैग्बी के खानदान का वारिस होगा। वह यह भी कहता है कि उसे उस आदमी के बारे में कुछ भी जानने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। अब वे दोनों घर जाने लगते हैं। आज जो भी बात हुई उससे कोनी नाराज लग रही होती है। घर में फिर से एक पार्टी होती है और ये पार्टी क्लिफर्ड की नॉवेल के सक्सेस होने पर दी गई होती है। इसी पार्टी में एक आदमी कोनी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे क्लिफर्ड नोटिस कर लेता है। इससे कोनी भी अनकंफर्टेबल हो जाती है। नेक्स्ट डे क्लिफर्ड कोनी से कहता है कि आज के बाद वह उस आदमी को इनवाइट नहीं करेगा क्योंकि वह मैनरलेस है। कोनी उससे बच्चे के बारे में हुए बात पर चर्चा करना चाहती थी, पर क्लिफर्ड उसे अनसुना करके न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। न्यूज़पेपर में उसके नॉवेल का रिव्यू पब्लिश हुआ होता है। उसमें उसके नॉवेल के बारे में एक निगेटिव पॉइंट होता है कि उसकी नॉवेल से उसकी सोच कंजर्वेटिव प्रतीत होता है। कोनी उसे उस पार्ट को पढ़ने से मना करती है ताकि उसे तकलीफ ना हो, पर क्लिफर्ड उसकी बात नहीं मानता और वह उस पार्ट को अपने रियल लाइफ से रिलेट करने लगता है। इससे नाराज होकर कोनी अपने रूम में चली जाती है। उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वह सारे फोटोज के धागे को काट कर नीचे रख देती है। अब उसे मिलने उसकी बहन हिल्डा आती है। हिल्डा को उसकी हालत ठीक नहीं लगती। कोनी उसके गले लगकर रोने लगती है। हिल्डा अपनी बहन के बारे में बात करने के लिए क्लिफर्ड के रूम में आ जाती है। वह उसे बताती है कि कोनी तुम्हारा ध्यान रखते रखते थक गई है, वह अभी बीमार है। इसलिए हिल्डा मिसेस वोल्टन नाम की औरत को क्लिफर्ड का ध्यान रखने के लिए अपॉइंट करती है। यह पहले भी इसका ध्यान रख चुकी है जब क्लिफर्ड यंग था। कोनी मिसेस बोल्टन को इतने शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए थैंक्स करती है। मिसेस बोल्टन को क्लिफर्ड की इस हालत और कोनी के बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा होता है। दरअसल उनके पति भी शादी के 3 साल बाद ही खदान में दबकर मर गए थे। हिल्डा क्लिफर्ड को बताती है कि वह अब लंदन वापस जा रही है और कोनी ताज़ा हवा लेने के लिए वॉक पर जाएगी। क्लिफर्ड कोनी को रास्ते में गेम कीपर से मिलकर उससे पीजेंट्स के बारे में पूछने के लिए कहता है। कोनी अब जंगल में घूमने लगती है। घूमते घूमते वह गेम कीपर के घर पर पहुंच जाती है। वहाँ वह देखती है कि गेम कीपर नहा रहा है। उसे इस हालत में देखकर कोनी शर्मा जाती है।
गेम कीपर के घर के अंदर जाने के थोड़ी देर बाद कोनी उसका दरवाजा खटखटाती है। उसे वहां देखकर वह थोड़ा शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि फिर से क्लिफर्ड का चेयर अटक गया है, इसलिए कोनी यहाँ मदद मांगने आई है। वह उससे घर के अंदर आने के लिए कहता है। कोनी उससे कहती है कि क्लिफर्ड जानना चाहते हैं कि क्या पीजेंट्स ने अंडे दे दिए हैं। गेम कीपर बताता है कि पीजेंट्स ने अंडे दे दिए हैं और कुछ हफ्तों बाद यहाँ ढेर सारे पीजेंट्स होंगे। वह कोनी को माई लेडी कहकर एड्रेस करता है। कोनी को पता चलता है कि वह यहाँ पर अकेले रहता है। वह उसके बुक कलेक्शन को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। जब वह वहाँ से जाने लगती है तभी उसकी नज़र वहाँ के खिले हुए फूल पर पड़ती है। गेम कीपर उसे फूल को तोड़कर अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। कोनी और फूलों को लेकर मिसेस फ्लिंट के फार्म में आ जाती है और उसे ये फ्लावर्स गिफ्ट कर देती है। कोनी अब उनसे गेम कीपर के बारे में बात करने लगती है। मिसेस फ्लिंट उसके बारे में बताते हुए कहती है कि वह एक बहुत होनहार बच्चा हुआ करता था, इसीलिए वह लेफ्टिनेंट बनकर आर्मी से रिटायर हुआ है। उसकी शादी हो चुकी होती है, लेकिन उसकी वाइफ बर्था ने उसे चीट किया था। जब वह आर्मी में बिजी था तब इधर उसकी बीवी किसी और आदमी के साथ अफेयर कर रही थी। अभी वह स्टैक्स गेट के पास नेड नाम के किसी आदमी के साथ रहती है। अभी तक दोनों में डिवोर्स नहीं हुआ होता है। बर्था और उसका बॉयफ्रेंड हमेशा ओलिवर मेलर्स को परेशान किया करते हैं। कोनी अब घर चली आती है। उससे अपना पुराना समय याद आ रहा होता है जब क्लिफर्ड और वो रोमांस करते थे। मिसेस बोल्टन कोनी को अपने पति के बारे में बता रही होती है कि जब उनके पति की उम्र 28 साल की थी तब माइंस में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था और वो मारे गए। कंपनी वालों ने यह कहते हुए मुआवजा नहीं दिया कि टेड को वहीं लेटे रहना चाहिए था, लेकिन वह भागने लगा जिसकी वजह से वह मारा गया। उन लोगों ने उसे कायर करार कर दिया। यह सब सुनकर कोनी को टेड के बारे में सोचकर बहुत अफसोस हो रहा होता है। कोनी एक बार फिर से वॉक पर निकलती है। उसे नहर के उस पार से लकड़ियों के काटने की आवाज़ आ रही होती है, इसीलिए वह नहर पार करके वहां जाने लगती है। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि एक छोटे से कॉटेज में मेलर्स पीजेंट्स के रहने के लिए पिंजरा बना रहा है। वह कोनी को अंदर लेकर जाता है और आग जला देता है ताकि कोनी को ठंड न लगे। कोनी उसे काम करते हुए बस देखे जा रही होती है। उससे वहां पर रहा नहीं जाता और वह मेलर्स से बात करने के लिए बाहर आ जाती है। वह उससे इस कॉटेज की दूसरी चाबी मांगती है क्योंकि उसे यह जगह बहुत पसंद आया होता है, पर मेलर्स के पास उसकी दूसरी चाबी नहीं होती। कोनी जब घर आती है तो देखती है कि क्लिफर्ड उसका इंतजार कर रहा है। वह उससे थोड़ा नाराज भी लग रहा होता है, पर जल्दी उसकी नाराजगी दूर हो जाती है। कोनी उससे उस कॉटेज की चाबी भी मांग लेती है। वह कहती है कि वह वहां जाकर बुक्स पढ़ेगी। इस पर क्लिफर्ड उसके बुक चॉइस को लेकर मजाक उड़ाता है। अगले पूरे हफ्ते बारिश होती रहती है, इसीलिए कोनी घर से बाहर नहीं जा पाती। अगले सीन में कोनी कॉटेज के गेट के पास कुछ लिख रही होती है, तभी वहां पर मेलर्स आ जाता है। उसे देखकर वह वहां से जाने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका यहाँ आना मेलर्स को पसंद नहीं है। पर मेलर्स उसे वहां की चाबी देते हुए कहता है कि ये पूरा कॉटेज आपका ही है और आप जब चाहे यहाँ आ जा सकती हैं, और यह कहकर वह वहां से चला जाता है। अब हर दिन कोनी उस कॉटेज में आकर पीजेंट्स को देखती रहती है। वह क्लिफर्ड को अंडों से चूजों के बाहर निकलने की न्यूज बहुत खुशी के साथ देने आती है, पर उसका इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता। मिसेस बोल्टन से क्लिफर्ड को पता चलता है कि गांव के यंग लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि कोयला खत्म होता जा रहा है। वह मिसेस बोल्टन को माइंस के मालिकों को डिनर पर बुलाने के लिए कहता है। कोनी की बहन हिल्डा इस वक्त वेनिस में होती है। कोनी भी वहां जाना चाहती है, लेकिन क्लिफर्ड की वजह से वह वहां जा नहीं सकती थी, लेकिन वह अपने आप से वादा करती है कि वह अगली छुट्टियों में जरूर वहां उसके साथ जाएगी। डिनर टेबल पर क्लिफर्ड माइंस के मालिकों को मॉडर्नाइजेशन के लिए एडवाइस करता है, पर इस बात से कोनी खुश नहीं होती क्योंकि माइंस की वजह से ऑलरेडी बहुत लोगों की जान जा चुकी है। पर क्लिफर्ड उसकी बात नहीं मानता और सबके सामने उसका मजाक बना देता है। इस बात से गुस्सा होकर कोनी वहां से चली जाती है, लेकिन इससे क्लिफर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोनी मन हल्का करने के लिए कॉटेज आ जाती है। वह मेलर से चूजों को दिखाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। कोनी पिंजरे का गेट खोलकर उन्हें हाथ में उठाने लगती है, पर उसे ऐसा करने में डर लग रहा होता है। यह देखकर मेलर्स उसके पास आ जाता है और उसे चूजों को उठाने में हेल्प करता है। वह चूजे को उठाकर अपने हाथों से कोनी के हाथों में देता है। उसकी टच की वजह से कोनी कांपने लगती है। उसकी हालत तब बहुत खराब होने लगती है। कोनी उठकर मेलर्स से जाकर लिपट जाती है। मेलर्स को ये थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर भी वह उसे गले से लगाकर उसे शांत करता है। मेलर्स उसे आग के पास बैठने के लिए कहकर वहां से जाने लगता है। इस पर कोनी उसका हाथ पकड़ लेती है। वह उसके हाथों को किस करके उसे सीडीज करने लगती है। पहले तो मेलर्स इग्नोर कर रहा होता है,
पर अब उससे भी कंट्रोल नहीं हो पाता और दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। उन दोनों को ऐसी खुशी बहुत समय के बाद मिली होती है। मिलर्स अपने कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद कोनी भी बाहर आ जाती है। मिलर्स उसे घर छोड़ने के लिए उसके साथ जाता है। फेंसिंग के बाद कोनी अकेले ही घर की तरफ जाने लगती है। घर आती है तो पाती है कि गेट बंद है, दूसरा दरवाजा भी बंद होता है। वो अब जोर जोर से दरवाजा नॉक करने लगती है। मिसेस बोल्टन जल्दी से आकर दरवाजा खोलती है। कोनी उनसे क्लिफर्ड के बारे में पूछती है क्योंकि वह गुस्से में वहां से चली गई थी। इस पर उसे पता चलता है कि उसे मालूम भी नहीं है कि कोनी बाहर गई थी। वह बस अपने काम में बिजी होता है। वह नहाते हुए आज के हुए इंसिडेंट के बारे में ही सोच रही होती है। नेक्स्ट डे वह कॉटेज के सीढ़ियों पर बैठी होती है। उसे लगता है कि आज मिलर्स यहाँ नहीं आएगा, पर बहुत देर इंतजार करने के बाद मिलर्स आ जाता है। मिलर्स कोनी से कहता है कि अगर आप बार बार यहाँ आएंगी तो लोग आप पर शक करेंगे। उसे अपने बारे में नहीं बल्कि कोनी के बारे में सोचकर उससे डर लग रहा होता है कि अगर लोगों को उनके इस रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा तो लोग कोनी के बारे में क्या सोचेंगे कि उनका अपने नौकर के साथ चक्कर चल रहा है। वह यह सब बोल ही रहा होता है कि तभी कोनी आकर उसे किस करने लगती है। दोनों एक बार फिर से रूम में आकर इंटीमेट हो जाते हैं। कोनी बीच में ही किसी के आ जाने के डर से वहां से चली जाती है। मिलर्स भी उसे छोड़ने के लिए उसके पीछे पीछे आने लगता है। फेंसिंग के पास पहुंचकर कोनी उससे पूछती है कि क्या अभी भी हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। इस बात का जवाब मिलर्स उसे किस करके देता है। वह जाने से पहले कल कोनी को कॉटेज पर आने के लिए कहता है। कोनी वादा तो नहीं करती है, पर वह कहती है कि वह कोशिश करेगी। वह जाते समय मिलर्स को अपना एक कपड़ा दे देती है जिसे मिलर्स अपने शर्ट के अंदर रख लेता है। डिनर टेबल पर क्लिफर्ड कोनी से बात कर रहा होता है, पर वह अपने ही ख्यालों में खोई हुई होती है। कोनी अपनी बहन हिल्डा को लेटर लिखकर बताती है कि उसे फिर से किसी और से प्यार हो गया है। वो अब हर समय गेम कीपर के बारे में ही सोचते रहती है। नेक्स्ट डे जब वह फिर से उससे मिलने जा रही होती है तभी पीछे से उस मिसेस बोल्टन आवाज लगाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि कोनी अपना बुक भूल गई है। लेकिन कोनी जानबूझकर बुक छोड़कर जाती है। वह कॉटेज जाने के बजाय मिसेस फ्लिंट के फार्म में आकर बैठी होती है। वह उन्हें बताती है कि क्लिफर्ड और वो दोनों अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। वह उसे कन्विंस करते हुए कहती है कि क्लिफर्ड अपाहिज हुआ तो क्या, लेकिन वह पिता बनने में सक्षम है। यह सुनकर मिसेस फ्लिंट को बहुत खुशी होती है। जब वे दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर गेमकीपर आ जाता है। मिसेस फ्लिंट कोनी को बताती है कि ये यहाँ पर दूध लेने के लिए आते हैं। मिसेस फ्लिंट दूध लेने के लिए अंदर चली जाती है। इसी बीच मिलर्स कोनी के नजदीक जाकर उसे कॉटेज न आने के बारे में पूछता है। कोनी कहती है कि मैंने वादा नहीं किया था। मिसेस फ्लिंट दूध लेकर बाहर आ जाती है। कोनी वहां से जाने लगती है। इस पर मिलर्स उसे घर छोड़ने के बारे में पूछता है, लेकिन कोनी इसके लिए मना कर देती है और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जंगल में जब कोनी चल रही होती है तभी पीछे से मिलर्स भी आ जाता है। यह देखकर कोनी को बहुत अच्छा लगता है, पर वह इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करती। मिलर्स उसे कॉटेज चलने के बारे में पूछता है। इस पर कोनी मना कर देती है क्योंकि वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती। मिलर्स उसे सबसे दूर घनी झाड़ियों में लेकर चला जाता है। वो अपना कोट उतारकर नीचे जमीन पर बिछा देता है। कोनी उसे अपने आप को माय लेडी कहने से मना करती है क्योंकि वह नहीं चाहती है कि जैसे सब उसे ट्रीट करते हैं वैसा ही ट्रीटमेंट उसे मिलर्स से भी मिले। इसीलिए मिलर्स उसे वाइल्ड तरीके से किस करने लगता है। दोनों अब वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। दोनों फेंसिंग के पास पहुंचकर रोमांटिक बातें करते हैं। कोनी को मिलर्स का एटीट्यूड बहुत पसंद आया होता है क्योंकि वह अपने लाइफ में मैनर्स को फॉलो करते करते थक चुकी होती है। मिलर्स उसे अपने स्ट्रगल्स बताता है कि कैसे इन जैसे लोगों को हमेशा बड़े लोगों के सामने झुककर रहना पड़ता है, उनके हर एक गलत बातों को सहना पड़ता है। लेकिन कोनी उन सब लोगों से बहुत अलग होती है। वे दोनों एक बार फिर से किस करते हैं। कोनी मिलर्स को उसे इतनी खुशियां देने के लिए थैंक्स करती है। वह उसकी तनहा जिंदगी में एक रोशनी बनकर आया होता है। कोनी फेंसिंग क्रॉस करके चली जाती है। मिलर्स भी अपने रास्ते चला जाता है। घर आकर देखती है कि क्लिफर्ड अपने काम में व्यस्त है। वह उसे बिना डिस्टर्ब किए चुपके से वहां से चली जाती है। धीरे धीरे दोनों में प्यार बहुत गहरा होते जाता है। दोनों साथ में नहर में नहाते हैं, खेत में, झाड़ियों में, पेड़ पर, हर जगह इंटीमेट होते हैं। मिलर्स उसे जोक सुनाकर हंसाता है। कोनी को जीने की एक नई वजह मिल गई होती है। एक दिन उसे रियलाइज होता है कि वह प्रेग्नेंट है। जब वह अकेले इसके बारे में सोच रही होती है तभी वहाँ पर मिसेस बोल्टन आ जाती है। वह अपने पति टेड के बारे में कोनी को बताने लगती है।
उनके मरने के 25 साल बाद भी मिसेस बोल्टन को लगता है कि टेड अभी भी उनके साथ ही है, क्योंकि वह उनसे बहुत प्यार करती है। बात करते करते वह इमोशनल हो जाती है। उन्हें लगता है अगर वह खादान ही नहीं होता तो टेड आज भी उनके साथ ही होते। टेड को वहाँ काम करना पसंद नहीं था, पर वो उस काम को करने के लिए मजबूर थे। कोनी बताती है कि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग क्लिफर्ड की तबीयत में सुधार हो रहा है और यह अगर इसी तरह चलता रहा तो वे दोनों एक दिन माँ बाप भी बन जाएंगे। यह सुनकर मिसेस बोल्टन को बहुत खुशी होती है। मिलर्स घर में अकेला बैठा होता है। उसे कोनी की याद आ रही होती है, इसीलिए वह अपने डॉग को सैर कराने के बहाने हवेली के पास चला जाता है। वह कोनी को देखने की कोशिश करता है। मिसेस बोल्टन उसे वहां देख लेती है। ब्रेकफास्ट के टेबल पर वह गेम कीपर के बारे में क्लिफर्ड को बताने लगती है, लेकिन क्लिफर्ड उन्हें अनसुना कर देता है। घर के नौकर आपस में माइंस में हो रहे मशीन के यूज के बारे में बातें कर रहे होते हैं। मशीन के मैक्सिमम यूज के कारण लेबरर्स की जॉब चली गई होती है। क्लिफर्ड कम पैसों में ज्यादा मुनाफा कमा रहा होता है। अब वे कोनी के बारे में भी बुरी बुरी बातें करने लगते हैं, जिस पर मिसेस बोल्टर उन्हें ऐसा करने से रोकती है। वह कहती है कि वो सबसे अच्छे से बात करती है, वो ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। वह बच्चे वाली बात भी उन्हें बताने लगती है जो पिछली रात कोनी ने उनसे कहा था। यह जानकर सब उन दोनों के लिए बहुत खुश होते हैं। एक इंजीनियर क्लिफर्ड को कुछ मशीनों के सैंपल पिक्चर्स दिखाता है जो कि काफी मजबूत लग रहे होते हैं। इंजीनियर हाल ही में उड़ रहे एक खबर के बारे में भी बताता है कि रैकबी को एक वारिस मिलने वाला है। यह बात सुनकर क्लिफर्ड बहुत खुश हो जाता है। वह कोनी से मिलने जाता है। वह बच्चे वाले र्यूमर के बारे में कोनी को बताता है, पर कोनी ऐसा प्रिटेंड कर रही होती है जैसे कि उसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्लिफर्ड इस र्यूमर को भगवान का एक इशारा मानता है। कोनी बताती है कि उसे उसके पिता ने लेटर भेजा है जिसमें उन्होंने बताया होता है कि वे जुलाई से अगस्त के बीच वेनिस में आर्ट शो करने वाले हैं। उसके पिता एक आर्टिस्ट होते हैं। वह चाहते हैं कि कोनी और हिल्डा भी उनके साथ जाएं। कोनी अपनी बातों से उसे इशारा देती है कि वह उसके शर्त को मान गई है। यह जानकर क्लिफर्ड को बहुत खुशी होती है। क्लिफर्ड को एक बात का डर होता है कि कहीं कोनी उसी आदमी के पास ही ना रह जाए, जिस पर कोनी कहती है कि काम हो जाने के बाद वह क्लिफर्ड के पास वापस आ जाएगी। उस आदमी का नाम जानने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। वह कोनी को भी इसके बारे में किसी से बात करने से मना करता है। कोनी उसके सारे कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेती है। क्लिफर्ड बच्चे के बारे में सोचकर फूला नहीं समा रहा होता है। कोनी मेलर्स को बताती है कि वह कुछ दिनों के लिए वेनिस जा रही है। मेलर्स क्लिफर्ड के बारे में पूछता है, जिस पर वह कहती है कि उसे घूमना पसंद नहीं है, इसलिए वह नहीं जा रहा है। वह 1-2 महीने बाद वापस लौट आएगी। वह अपने प्रेगनेंसी के बारे में भी उसे बता देती है। वह यह भी कहती है कि उसने इस बारे में क्लिफर्ड से भी बात कर ली है। ओलिवर जानना चाहता है कि क्लिफर्ड का क्या रिएक्शन था। कोनी बताती है कि वह बहुत खुश है अगर सबको लगे कि ये बच्चा उसका है। ओलिवर पूछता है कि क्या वह उस आदमी के बारे में जानना नहीं चाहेगा। कोनी बताती है कि वह इसीलिए वेनिस जा रही है ताकि उसे लगे कि वहाँ पर इसका किसी के साथ अफेयर हुआ है। यह सब जानने के बाद ओलिवर बिट्रेड फील कर रहा होता है। उसे लगता है कि कोनी सिर्फ बच्चे के लिए उसके नजदीक आई थी, उसने सिर्फ उसका यूज किया है। पहले भी उसके साथ इसी तरह का इंसिडेंट हो चुका होता है, जिसके गम से वह बाहर आने लगा था, पर इस इंसिडेंट ने उसे वापस से दुखी कर दिया होता है। वह कोनी से बहुत नाराज हो जाता है। कोनी उससे कहती है कि उसने ओलिवर को इस्तेमाल नहीं किया है, वह उसे सच में प्यार करती है, और यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। उसका बुक वहीं पर छूट गया होता है, जिससे ओलिवर गुस्से में टेबल पर पटक देता है। क्लिफर्ड कोनी के साथ वॉक पर निकलता है। वह उसे बताता है कि नए जनरेटर्स के आने के बाद उसे कई मजदूरों की जरूरत कम हो जाएगी। इस पर कोनी उन मजदूरों के लिए परेशान हो जाती है, क्योंकि इससे उनकी नौकरी चली जाएगी और उनका कंडीशन और भी बुरा हो जाएगा। क्लिफर्ड को उनकी कोई चिंता नहीं होती है। इसी बात पर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। क्लिफर्ड उन्हें अपना गुलाम समझता है। कोनी उसे उसके परिवार जैसा कंजर्वेटिव सोच रखने वाला इंसान नहीं समझती थी, वो उसे प्रोग्रेसिव सोच रखने वाला इंसान समझती थी। लेकिन आज क्लिफर्ड की ये सारी बातें सुनकर उसे समझ आ जाता है कि उसकी सोच क्लिफर्ड को लेकर कितनी गलत थी। वहीं से गेम कीपर भी गुजर रहा होता है। कोनी उससे मिलने जाती है, लेकिन वह उसे इग्नोर करके जाने लगता है। इसलिए कोनी भी क्लिफर्ड के पास आ जाती है। अचानक से क्लिफर्ड का मोटर अटक जाता है। कोनी धक्का लगाकर उसे चलाने की कोशिश करती है। यह देखकर गेम कीपर वहां आ जाता है। क्लिफर्ड उसे मोटर को चेक करने के लिए कहता है। गेम कीपर के अकॉर्डिंग मोटर एकदम ठीक होता है। क्लिफर्ड फिर से मोटर को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर वह नहीं चल पाता। इसलिए गेम कीपर मदद के लिए धक्का लगाने लगता है।
इस पर क्लिफर्ड उसे ऐसा करने से मना करता है। वह मशीन को एक मौका देना चाहता है, लेकिन थोड़ी देर में ही फिर से मोटर बंद पड़ जाता है। कोनी ब्रेक को रिलीज करने के लिए कहती है। जैसे ही वह ब्रेक हटाता है तभी वह बाल बाल गिरने से बच जाता है। उसे हर काम में किसी से मदद लेने में गुस्सा आता है। इन द एंड मोटर को धक्का लगाकर यह स्टार्ट करना पड़ता है। कोनी इसी मौके का फायदा उठाकर मिलर्स से बात करने लगती है। वह उसे किस करती है, पर मिलर्स उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। एक बार फिर से मोटर बंद पड़ जाता है, इसीलिए इस बार कोनी गुस्से में धक्का मारती है। वह गेम कीपर के इस रवैये से परेशान होती है। घर आकर कोनी क्लिफर्ड पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसने धक्का मारने के दौरान मिलर्स का इंसल्ट किया था। क्लिफर्ड को अपनी तुलना उस गेम कीपर से कोनी को करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोनी भी उसे बुरा भला सुना देती है कि वह कितनी गलत थी जो उसे प्रोग्रेसिव सोच रखने वाला इंसान समझती थी। वह क्लिफर्ड को डिक्टेटर कहकर अपने कमरे में चली जाती है। कोनी मिलर्स से मिलने जाती है। कोनी उसका दिल दुखाने के लिए उससे माफी मांगती है। वह उसे बताती है कि वह सिर्फ बच्चे के लिए उसके पास नहीं आई है, वह यहाँ इसीलिए आई है क्योंकि वह उससे प्यार करती है। मिलर्स को भी इस बात पर भरोसा हो जाता है। कोनी एक प्लान बनाती है क्लिफर्ड से डिवोर्स लेने का, जिसके लिए वो उसी के रखे हुए शर्त को यूज करके उससे डिवोर्स के लिए अपील करेगी। वह उसे छोड़कर हमेशा के लिए मिलर्स के पास रहना चाहती है। गेम कीपर बताता है कि उसे खुद भी अपनी वाइफ बर्था से डिवोर्स मिलना बाकी है। वह इसे तलाक नहीं दे रही होती है क्योंकि उसे इसके पेंशन के पैसे चाहिए। वह हमेशा अपने बॉयफ्रेंड नेट को भेज देती है पैसे मांगने के लिए। कहीं ना कहीं मिलर्स और कोनी जिंदगी के एक ही नाव पे सवार होते हैं। ये सब भूलकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कोनी सजेस्ट करती है कि वे सब कुछ यहाँ छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाकर एक नई जिंदगी बसाएंगे। मिलर्स को भी ये आइडिया पसंद आता है। तभी बाहर बारिश स्टार्ट हो जाती है। कोनी बारिश में भीगने के लिए अपने कपड़े उतारने लगती है। वह मिलर्स को इशारा करके बारिश में भीगने चली जाती है। मिलर्स भी उसे बारिश में भीगते हुए देखकर बहुत खुश होता है। वह भी अपने पूरे कपड़े उतारकर बारिश में भीगने चला जाता है। दोनों बारिश में बहुत मस्ती करते हैं। इधर क्लिफर्ड कोनी के लिए बहुत परेशान हो जाता है। मिसेस बोल्टन को लगता है कि बारिश के कारण शायद वह कॉटेज में ही रुक गई होंगी। क्लिफर्ड उनसे कहता है नौकरों को भेजकर कोनी का पता लगाए, लेकिन मिसेस बोल्टन सजेस्ट करती है कि इससे लोग बातें बनाएंगे, इसीलिए वह खुद वहां जाकर पता लगाने की कोशिश करेगी। मिसेस बोल्टन वादा करती है कि वह उन्हें लेकर ही घर वापस आएगी। कोनी और मिलर्स एक दूसरे के गले में हाथ डालकर साथ चल रहे होते हैं। कोनी उसे बताती है कि इस थर्सडे वह वेनिस जाने के लिए निकलेगी। वह वादा करती है कि उससे पहले की रात वह उसी के साथ बिताएगी। दोनों वहीं पर किस करने लगते हैं। तभी उन्हें मिसेस बोल्टन की आवाज सुनाई देती है, जिससे दोनों घबरा जाते हैं। मिसेस बोल्टन दौड़ते हुए उनके पास आ जाती है। वह उन दोनों को साथ में देख लेती है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल पाता। उन्हें बताया जाता है कि कोनी बारिश के कारण कॉटेज में ही रुक गई थी और गेम कीपर बस उसे घर तक छोड़ने आ रहा था। मिलर्स कोनी को मिसेस बोल्टन के साथ जाने का कहकर वहां से चला जाता है। कोनी गुस्सा हो जाती है कि उसे ढूंढने के लिए क्लिफर्ड ने मिसेस बोल्टन को यहाँ पर भेजा। मिसेस बोल्टन बताती है कि उन्हें आपकी फिक्र थी कि कहीं यहाँ पर बिजली न गिर गई हो। घर आकर वह सारा भड़ास क्लिफर्ड पर निकाल देती है। क्लिफर्ड के सिली क्वेश्चन से परेशान होकर कोनी उससे उल्टे जवाब देने लगती है। वह बताती है कि वह बारिश में बिना कपड़ों के नहा रही थी। यह सुनकर तो क्लिफर्ड और ज्यादा परेशान हो जाता है। वह कहता है कि अगर उस हालत में तुम्हें गेम कीपर ने देख लिया होता तो क्या होता। इसके जवाब में वह कहती है कि शायद उसने देखा भी होगा, और यह कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। कोनी खिड़की से देखती है कि वहाँ पर उसकी बहन आई है। वह उसे मिलने चली जाती है। इतने समय बाद अपनी बहन से मिलकर उसे बहुत खुशी होती है। कोनी उसे बता देती है कि उसे किसी और से प्यार हो गया है। हिल्डा यह जानकर कोनी के लिए बहुत खुश होती है, क्योंकि वह भी यही चाहती थी कि कोनी खुश रहे। कोनी उसे बताती है कि उसने उसे वादा किया है आज रात उसके साथ बिताने का। हिल्डा उस आदमी के बारे में जानना चाहती है। कोनी उसे बताती है कि उसका नाम ओलिवर मिलर्स है और वह क्लिफर्ड का गेम कीपर है। यह जानकर वह शॉक्ड हो जाती है। कोनी उसे मिलर्स के बारे में बताते हुए कहती है कि वह बहुत अच्छा है, वह दिल का साफ है, और सबसे जरूरी बात वह उसे समझता है। लेकिन हिल्डा को यह पसंद नहीं आता कि कोनी क्लिफर्ड के नौकर के साथ रिलेशनशिप में है। वह उसे कहती है कि तुम सेक्स को प्यार समझ रही हो, तुम फिर से गलती कर रही हो। पर कोनी अपने डिसीजन पर अडिग रहती है। वह हिल्डा को वार्निंग दे देती है कि आज रात वह उससे मिलने जरूर जाएगी, नहीं तो उसके साथ वह वेनिस भी नहीं जाएगी। उसे लगा था कि इस दुनिया में कम से कम उसकी बहन हिल्डा उसे समझेगी, लेकिन वो भी औरों की तरह ही निकली। अब कोनी हिल्डा के साथ जाने लगती है।
वह क्लिफर्ड और मिसेस बोल्टन को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। जाने से पहले वह ओलिवर से मिलने आती है, जैसा कि उसने उससे वादा किया था आज रात साथ में बिताने का। वह अपने साथ अपनी बहन हिल्डा को भी लाई होती है। वह उसे ओलिवर से इंट्रोड्यूस कराती है। मिलर्स बड़े प्यार से उसे ग्रीट करता है, पर हिल्डा किसी और ही मूड में होती है। वह कोनी को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होती है, इसीलिए वह मिलर से कड़वे सवाल करती है कि इस रिलेशनशिप को इस कॉटेज तक राज रखना अलग बात है, पर जब यह बात पूरी दुनिया को पता चलेगा तब क्या होगा। कोनी उसे बीच में ही रोकने लगती है। हिल्डा मिलर से पूछती है कि तुम्हारी नौकरी जाने के बाद तुम कोनी को कैसे संभालोगे। वह यह भी पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोनी को हमेशा खुश रख पाओगे। मिलर्स को अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है कि वह हमेशा कोनी को वो सब देगा जिससे कोनी हमेशा खुश रह सके। हिल्डा की बातों का मिलर्स पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हिल्डा कोनी से कहती है कि कल सुबह वह उसे लेने के लिए आएगी और यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। कोनी को लगता है कि उसे हिल्डा को यहाँ पर लेकर ही नहीं आना चाहिए था, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह उन सब बातों के लिए मिलर्स से माफ़ी मांगती है, पर मिलर्स को लगता है कि हिल्डा ने उससे जो कुछ भी कहा वो सब सही है, क्योंकि उन दोनों ने अपने आने वाले कल के बारे में सोचा ही नहीं है। वो बस अपना आज जीते जा रहे थे। वह यह बात जानता है कि क्लिफर्ड कोनी को आसानी से डिवोर्स नहीं देगा, उल्टा वो बच्चे को अपने पास रखने के लिए उससे फाइट करेगा। इन सब बातों की फिक्र छोड़कर कोनी जाकर मिलर्स की गोद में बैठ जाती है और उसे किस करने लगती है। दोनों एक बार फिर बेड पर इंटीमेट होते हैं। जब दोनों रेस्ट कर रहे होते हैं तभी कोई दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। मिलर्स कोनी को वहीं पर छोड़कर देखने के लिए चला जाता है। वह अपना पैंट पहनकर खिड़की से देखने की कोशिश करता है। वह कोनी को इशारा करके छुपने के लिए कहता है। वह अपना बंदूक लेकर दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। दरवाजा नॉक करने वाला आदमी उसकी बीवी बर्था का बॉयफ्रेंड नेड होता है। वह पेंशन के पैसे लेने के लिए आया होता है, पर मिलर्स उसे वहां से भगा देता है। नेक्स्ट डे हिल्डा उसे लेने आ जाती है। कोनी मिलर्स को गुड बाय किस करके हिल्डा के साथ वहां से जाने लगती है। उसे मिलर्स को छोड़कर जाने से वह बहुत दुखी होती है। जब वे रोड से जा रहे होते हैं तो उन्हें जाते हुए मिसेस फ्लिंट देख लेती है। दुनिया को कोनी और मिलर्स के रिश्ते के बारे में पता ना चले, इसीलिए मिलर्स कोनी के कपड़े को जला देता है। इधर कोनी उदास बैठी होती है। हिल्डा आकर उसे कंसोल करती है। कल उन्हें वेनिस के लिए निकलना है। कोनी हिल्डा को बता देती है कि वह प्रेग्नेंट है। वह उसे क्लिफर्ड के शर्त के बारे में भी बता देती है। वह अब दोहरी जिंदगी जीते जीते थक चुकी है। तभी वहाँ पर उसके पिता आ जाते हैं। कोनी उन्हें बता देती है कि उसे किसी और से प्यार हो गया है। इस बात से उन्हें कोई ऐतराज नहीं होता। कोनी कहती है कि वह क्लिफर्ड से डिवोर्स लेना चाहती है, जो कि बहुत मुश्किल है। उसके पिता राय देते हैं क्लिफर्ड को ना छोड़ने का। वह कहते हैं कि प्यार आते जाते रहता है, उसके लिए रैग्बी को छोड़ना बेवकूफ़ी है। उन्हें लगता है कि रैग्बी हमेशा कोनी को प्रोटेक्ट करेगा। जब मिलर्स घर पर नहीं होता तो उसके पीछे टेड घर में घुस जाता है और वह पैसे ढूंढने लगता है। तभी उसे फायर प्लेस की जगह पर एक लड़की के जले हुए कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है और तलाशी लेने पर उसे वहाँ एक बुक मिलता है जिस पर कोनी का नाम लिखा हुआ होता है। वह वहाँ से कुछ पैसे भी अपने पास रख लेता है और वह इस बात का ढिंढोरा अपने दोस्तों के बीच पीटता है। वह सबसे झूठ कहता है कि मिलर्स की वजह से ही उसका अपने बीवी से रिश्ता खराब हुआ है, और तो वो पेंशन के पैसे भी नहीं देता। जब बर्था बात करने के लिए उसके घर गई थी तब उसे वहाँ लड़की के जले हुए कपड़े का एक टुकड़ा मिला। अब ये र्यूमर सबके कानों में पड़ जाता है। मिलर्स के घर पर कोनी के बुक मिलने से कोनी का नाम बहुत खराब होता है। सभी गांव वाले बस इसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। ये र्यूमर अब क्लिफर्ड के कानों तक भी पहुंच जाता है। र्यूमर सुनाने वाला आदमी उसे गेम कीपर को नौकरी से निकाल देने के लिए कहता है। मिसेस बोल्टन ये सब बातें सुन लेती है। वह जल्दी से जाकर फोन करके सारी बातें कोनी को बता देती है। क्लिफर्ड गेम कीपर से मिलने के लिए उसे बुलाता है। मिसेस बोल्टन उसे बताती है कि उन्होंने मिसेस चैटरली को फोन कर दिया है और वह यहाँ शाम तक पहुँचने वाली है। वह कोनी का मैसेज उसे बताती है कि वह उससे कॉटेज में ही मिलेगी और आगे के प्लान के बारे में उससे वही डिस्कस करेगी। मिलर्स को समझ आ जाता है कि बुरा वक्त शुरू हो गया है। वह मिसेस बोल्टन को इन सब से दूर रहने की सलाह देता है। वह क्लिफर्ड से मिलने जाता है। क्लिफर्ड उससे फैल रहे र्यूमर के बारे में पूछता है। वह उसे बहुत बुरा भला भी सुनाता है। वह मिलर्स को शाम तक का समय देता है गाँव से चले जाने के लिए। गाँव पहुँचकर कोनी सबसे पहले मिसेस फ्लिंट से मिलने जाती है। मिसेस फ्लिंट उसे देखकर बहाना बनाकर वहां से जाने लगती है। कोनी र्यूमर्स के बारे में उससे पूछती है। मिसेस फ्लिंट बहुत डरी हुई होती है क्योंकि ये फार्म उसने क्लिफर्ड से किराए पर लिया है। उसे लगता है कि उसकी वजह से ही इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ है, क्योंकि वे दोनों इसी फार्म में मिले थे।
मिसेस फ्लिंट कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह वहाँ से चली जाती है। कोनी दौड़कर जंगल की तरफ जाने लगती है। उसे कॉटेज में मिलर्स मिलता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही किस करने लगते हैं। ओलिवर चेक करता है कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। कोनी उससे पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है। वह कोनी को बताता है कि यहाँ हमारे बारे में सब जान गए हैं और उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। वह कोनी से कहता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। कोनी साथ में यहाँ से भागने का सजेशन देती है, जिस पर मिलर्स उसे कहता है कि वह अभी ऐसी हालत में नहीं है कि वह उसका और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रख सके। उसके पास अभी ना तो नौकरी है और ना ही रहने के लिए कोई घर। पर कोनी को कुछ भी नहीं चाहिए होता है, उसे बस मिलर्स का साथ चाहिए। तभी उसे लोगों की आवाज आती है घर खाली करने का। वह तुरंत दरवाजा बंद कर देता है ताकि उन्हें कोनी के यहाँ होने के बारे में पता ना चल पाए। वह उससे वादा करता है कि वो एक दिन वे दोनों साथ होंगे। सही वक्त आने पर वह कोनी को ढूंढ लेगा, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। मिलर्स उसे किस करने के बाद चला जाता है। उसके जाने से कोनी बहुत दुखी होती है। वह साइलेंट होकर रोने लगती है। वह क्लिफर्ड से मिलने के लिए रग्बी आती है। मिसेस बोल्टन उसे क्लिफर्ड से मिलने से मना करती है, लेकिन कोनी उनकी एक नहीं सुनती। क्लिफर्ड कोनी को यहाँ देखकर हैरान हो जाता है और उसके आने से क्लिफर्ड को यकीन हो जाता है कि जो र्यूमर फैल रहा है वो सब सच है। वह कोनी से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वह जवाब देती है कि ये उसी का आइडिया था, लेकिन क्लिफर्ड कहता है कि उसने साफ साफ कहा था कि वो इंसान ब्लू ब्लड ही होना चाहिए। कोनी उससे बता देती है कि वह प्रेग्नेंट है। क्लिफर्ड इस बच्चे को अपना नाम अब नहीं देना चाहता है, क्योंकि सभी लोगों को कोनी और गेम कीपर के अफेयर के बारे में पता चल गया होता है। इसके बाद कोई उसका यकीन नहीं करेगा कि ये उसका बच्चा है। इस बात से कोनी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वह चाहती भी नहीं थी कि क्लिफर्ड इस बच्चे को अपना नाम दे। वह क्लिफर्ड से डिवोर्स मांगती है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह उससे माफी मांगती है। उसके अकॉर्डिंग क्लिफर्ड भी इस शादी से बहुत समय से खुश नहीं था, पर इस बात से क्लिफर्ड एग्री नहीं करता। कोनी बताती है कि उसने कभी भी वैसा प्यार उसे नहीं दिया जैसा वह चाहती थी, बल्कि उसे ऐसा चाहने के लिए हमेशा गिल्टी फील कराया। कोनी उसके केयर करने के तरीके को बुक्स और रेडियो के केयर करने के तरीके से कंपेयर करती है। क्लिफर्ड कहता है कि वह उससे सच में बहुत प्यार करता है, पर उसे जताना नहीं आता। वह पूछता है कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसे यकीन हो जाए कि वह उससे बहुत प्यार करता है। कोनी कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। क्लिफर्ड कहता है कि वह कभी उसे डिवोर्स नहीं देगा और आज के बाद कोनी का उस पर कोई हक भी नहीं होगा। कोनी उससे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। क्लिफर्ड अब रोने लगता है। कोनी मिसेस बोल्टन से मिलर्स के बारे में पूछती है कि क्या उन्हें पता है कि वह कहाँ गया है। इस बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। कोनी उनसे कहती है कि अपने सभी दोस्तों से वो बोल दें कि अगर मिलर्स के बारे में किसी को भी कुछ पता चलता है तो वो उन्हें बता दें। मिसेस बोल्टन पूछती है कि अगर उन्होंने मुझसे सवाल किया तो मैं क्या जवाब दूंगी। कोनी कह देती है कि उन्हें कह दीजिएगा कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मिसेस बोल्टन उसे गुड लक विश करती है, जिसकी उसे इस वक्त बहुत जरूरत होती है। कोनी हमेशा के लिए रग्बी से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें वेनिस सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ कोनी उदास बैठी होती है। उसे कहीं भी कोई भी जगह अच्छी नहीं लग रही होती है। वह हमेशा मिलर्स की यादों में खोई रहती है। रग्बी के सारे नौकर कोनी की क्लिफर्ड को छोड़ने के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। मिसेस बोल्टन सबको कहती है कि मिसेस चैटरली ने कहा है कि किसी के पास मिलर्स की कोई जानकारी हो तो वो उसे बता दे। वह सबको यह भी कहती है कि मैडम ने अपने प्यार के लिए दौलत शौहरत सब कुछ छोड़ दिया। मिसेस बोल्टन के लिए ये एक लव स्टोरी होता है। एक दिन कोनी वेनिस की गलियों में घूम रही होती है तो उसे एक आदमी को देखकर भ्रम होता है कि वह मिलर्स है। कोनी के कहने पर हिल्डा और उसके पिता लंदन वापस आ जाते हैं। एक दिन जब वह बेंच पर अकेली बैठी होती है, तभी उसकी बहन हिल्डा एक लेटर लेकर उसके पास आती है। ये लेटर मिलर्स का होता है। ये लेटर पाकर कोनी बहुत खुश होती है। वो लेटर पर लिखे एड्रेस तक जाने के लिए अपनी बहन की कार ले लेती है और अकेले ही वहां तक जाने के लिए निकल जाती है। मिलर्स अभी स्कॉटलैंड के एक छोटे से गांव में रहता है। वह यहाँ एक माइन में जॉब करता है। कोनी गांव के आउटस्कर्ट तक पहुंचकर एक चरवाहे से ओलिवर मिलर्स का पता पूछती है। ओलिवर को यहाँ जॉब उसके एक फ्रेंड की मदद से मिला होता है। उसने यहाँ अपनी मेहनत से एक छोटा सा कॉटेज भी खरीद लिया होता है। कोनी कॉटेज पहुंचकर उसे ढूंढने लगती है। तभी उसके पीछे से मिलर्स उसके पास आ जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को फिर से देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ओलिवर कोनी के सेक्रीफाइस को वैल्यू करता है और यहाँ से उनकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है, जहाँ उन्हें जज करने वाला कोई नहीं होता। एंड फाइनली कोनी को उसकी जिंदगी का सच्चा प्यार मिल जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कोई सजेशन देना हो तो कमेंट करें। ऐसे ही मूवीज़ और सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।